अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मोहसिन मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ मेरे सीनियर कुलीग डॉक्टर नजम मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करता हूं आज हमारे शो में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। और ये कि उम्मीद है कि मैं कुछ ऐसी बातें कर सकूंगा जिससे शायद हमारी नौजवान नस्ल को कोई रहनुमाई मिल सके। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सर। डॉक्टर साहब, आपकी एकेडमिक जर्नी और फिर उसमें ट्रांजिशन टूवर्ड्स प्रोफेशनल जर्नी, इसके बारे में प्लीज़ हमारे सुनने वाले को आगाह कीजिएगा। एकेडमिक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मतलब मेरा जहन हमेशा से था कुछ टेक्निकल, तो इंजीनियरिंग साइड पे जाना हुआ। हम्म। ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 साल तालीम हासिल की। उसके बाद फिर 2021 के अंदर वहाँ से फारिग तहसील होकर कुछ इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया, तो टेक्सटाइल में रहा कुछ अर्सा। प्रोडक्शन के अंदर भी सीएमएस में कुछ वक्त गुजारा। और उसके बाद इवेंचुअली फिर ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारियां रही एक जॉब के अंदर इस्लामाबाद में। तो उस ओके। दौरान फिर ये भी शौक उभरा कि आगे तालीम हासिल की जाए और ये कि मास्टर्स किया जाए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से और पीएचडी तक जाया जाए। तो मेरे जो एम्प्लॉयर थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी एक स्कीम थी कि वो स्कॉलरशिप्स दिया करते थे जो जीआरई के अंदर लोग अच्छा स्कोर लाए, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो कुछ पिछले 3-4 सालों के अंदर। तो एक चीज़ जो मैं अभी भी सोचता हूँ कि जो कि कलीदी रही इस हवाले से मेरा एकेडमिक दोबारा एकेडमिक साइड पे आने में, वो ये थी कि मैंने उसी वक्त जहन बना लिया था जॉब करते हुए जब मैं इस्लामाबाद में ज्वाइन किया कि मुझे स्कॉलरशिप पे लाजमी जाना है, मुझे स्कॉलरशिप विन करनी है। तो वो जो तीन हम्म। चार साल थे जिसके अंदर वो जॉब मैंने वहाँ पे की, उसके अंदर मुसलसल मैं जीआरई की भी तैयारी करता रहा, आईएलटीएस की भी तैयारी करता रहा, और ये कि इस वाले से भी एक्सप्लोर करता रहा कि कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी है। तो ये 3-4 साल का होमवर्क था जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर ये कि जो आपकी हमारी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जीआरई का स्कोर भी है वो काफ़ी अच्छा आ गया मैथमेटिक्स के अंदर। और उस बुनियाद के ऊपर भी मुझको स्कॉलरशिप मिली, यूके जाके यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से एमएस करने का मौका मिला। और फिर ये कि वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी स्कॉलरशिप थी। एमएस तो फंडेड था लेकिन पीएचडी की मुझे खुद स्कॉलरशिप ढूंढनी थी। तो बहरहाल कुछ स्ट्रगल हुई वहाँ पे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के अंदर 1 साल गुजारा, नहीं मिल सकी। फिर इवेंचुअली लवप्रो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंटशिप मिली, तो वहाँ से मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। तो शुरू से जहन था टीचिंग वाली साइड पे, ट्यूशंस भी काफ़ी पढ़ाए, कोचिंग सेंटर्स में काफ़ी पढ़ाया, और बहन भाई को भी पढ़ाता। तो इवेंचुअली वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो इवेंचुअली मैं आई एंडेड अप कमिंग टू टीचिंग। नहीं नहीं सर, ग्रेट। अच्छा सर, ये जो पीएचडी करने का स्टैंस है, जब हम देखते हैं कि डॉक्टरल डिग्री परस्यू करने जाते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली देखते हैं, तो इसकी क्या ट्रांजिशन लेती है? जैसे आपने कहा कि आपको स्कॉलरशिप, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम पाकिस्तान में बैठे हुए जब लोगों से बात करते हैं ना, तो स्कॉलरशिप्स अब तो एचईसी की तरफ से भी काफ़ी आई हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा गैप है। उसके बारे में यूथ को क्या गाइड करेंगे? किस तरह से वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज को लुक फॉरवर्ड करें, अपनी स्किल सेट पे काम करें, जी मैट जीआरई के कोर्स के ऊपर? कैसे गाइड करना चाहेंगे सर आप? हाँ, इसके अंदर जीआरई और जीमैट तो समझने के जनरलाइज टेस्ट हैं, उसकी तो आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी पता चल जाएगी। लेकिन इसमें जो असल चीज़ है जो कि फिर आपकी राह हमवार करेगी स्कॉलरशिप के लिए, खास तौर से अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो हम्म। है आपकी अपनी नॉलेज आपकी फील्ड के अंदर। तो अमूमन ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो है बैचलर डिग्री के ऊपर भी पीएचडी में एडमिशन दे देती हैं। लेकिन ये हम्म। कि अमूमन ये होता है कि आप मास्टर्स करते हैं पहले, उसके बाद फिर पीएचडी की तरफ जाते हैं। सही। तो और ये एक अच्छा जो है वो क्या कहना चाहिए कि ट्रांजिशन है, क्योंकि मास्टर्स के अंदर आप थोड़ा बहुत रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड एरियाज कौन से हैं जहाँ पे आपने, क्योंकि बहुत अहम है पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए भी और पीएचडी करने के लिए। तो पहला सही। काम जो आपको करना है अगर कोई वाकई पीएचडी परस्यू करना चाहता है, तो वो ये अपने आप से क्वेश्चन करे कि वो पीएचडी क्यों करना चाहता है। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है अक्सर जो बच्चे हैं वो अपने कजन से, अपने कुछ रिश्तेदारों से, अपने टीचर से इतना ज़्यादा मुतासर होते हैं कि वो कहते हैं हमें भी यही करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुरुस्त तरीका नहीं है। कुछ लोगों का एप्टीट्यूड रिसर्च का नहीं होता, वो प्रैक्टिस में ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं, लेकिन फिर वो गलत फील्ड चूज कर लेते हैं, इवेंचुअली वो सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले ये जहन बनाइए कि वाकई क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं, क्या वाकई आप एकेडमी में जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि आप पीएचडी करके
इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान में रहते हुए तो गालबन ये इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, जो मेरा हम्म। एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आप बाहर ही कहीं ट्राई कर रहे हैं तो जर्मनी में, जहाँ मैं अभी हूँ, और गालबन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर भी पीएचडी के साथ बहुत से लोग इंडस्ट्री में नजर आते हैं। और ओके। इंडस्ट्रीज खासतौर से जर्मनी के अंदर, मैंने इस पे कोई खास रिसर्च तो नहीं की, लेकिन जो सुनने में आया, जो लोगों से बातें हुई हैं, कि कुछ कंपनीज को टैक्स ब्रेक्स भी मिलते हैं इस वजह से कि उन्होंने पीएचडीज को एम्प्लॉय किया हुआ है। राइट। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ी डिफरेंट है, और हर हर कंट्री के हिसाब से ये चीज़ वेरी करती है। तो हम्म। पीएचडी अगर आपको करना है तो जहन बनाइए, और अगर एकेडेमिया के अंदर जाना है तो ये भी जहन में रहे कि पीएचडी सिर्फ एक पहला स्टेप है टूवर्ड्स बिकमिंग अ फुल टाइम एकेडमिशियन, क्योंकि उसके अंदर मुसलसल आपको पब्लिश करना है, मुसलसल आपको अप टू डेट रहना है। तो इट बिकम्स काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका एप्टीट्यूड ना हो। लेकिन बहरहाल जो सवाल था वो ये था कि इस तरफ कैसे आया जाए, स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढी जाए। तो सबसे पहला आपको ये करना है कि आप अपनी जो इंटरेस्ट है उसको आप नैरो डाउन करके लिस्ट डाउन करें कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं। और उसके लिए रिसर्च पेपर्स ऑफ कोर्स आपको पढ़ने होंगे। तो इसके लिए आपकी जो मास्टर्स की थीसिस है वो बहुत अहम होगी, मतलब वो समझने के पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स एक्वायरिंग अ स्कॉलरशिप। उसको सही से करें, रिसर्च ओरिएंटेड करें। कुछ लोग होता है इंडस्ट्री में कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई पीएचडी की तरफ जाना है तो उसको रिसर्च ओरिएंटेड थीसिस करें अपनी, इसके सही अंदर सही। उन रिसर्च मेथड्स को एम्प्लॉय करें जो आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होंगे। अगर तो आप मास्टर्स के थ्रू कोई छोटी मोटी पब्लिकेशन निकाल लेते हैं तो ये आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है इन विनिंग स्कॉलरशिप में बहुत बढ़ा देती है। अच्छे मुनासिब से अगर किसी जर्नल के अंदर आप कर लेते हैं, अब जर्नल्स की बहुत सी रैंकिंग है तो उसके हवाले से भी आपको एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आपने मास्टर्स की थीसिस भी अच्छी तरीके से कर ली और अपने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब दूसरा स्टेप आपका ये है कि आप उस एरिया के अंदर जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पब्लिश कर रहे हैं अच्छे जर्नल्स के अंदर, उनको लिस्ट डाउन करें। वो कौन लोग हैं, वो किन यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। एक तरीका ये भी होता है कि लोग ये करते हैं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज उनको लिस्ट करते हैं और फिर उनमें कोशिश करते हैं। ये भी सही है क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑफ कोर्स टॉप प्रोफेसर होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मतलब जो मेरी प्रेफरेंस होगी इसमें वो ये होगी कि मैं यूनिवर्सिटी से बजाय उन प्रोफेसर्स को देखूं जो फ्रीक्वेंटली पब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो उस तरफ चले जाएं जब पब्लिक पब्लिश करना शुरू करें। पब्लिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, उससे उन प्रोफेसर्स को नोट डाउन किया जाए, फिर उनसे रब्ता किया जाए अपने इंटरेस्ट के साथ। तो एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट जो आप बना सकते हैं जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल एक तरह का समझ लें कि शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ रिसर्च पेपर ही कह सकते हैं उसको आप। उसके अंदर आपकी डेटा कलेक्शन तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या करना चाहते हैं, जो लिटरेचर के अंदर गैप मौजूद है, वो सब कुछ होता है। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये बहुत 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 क्रिटिकल है आप की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के लिए स्कॉलरशिप। वंस यू हैव दिस रिसर्च प्रपोजल तो फिर आप उनको उन प्रोफेसर्स को भेजिए ईमेल पे। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स अच्छे प्रोफेसर्स हैं, मतलब ये कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर एक जो सक्सेस का क्राइटेरिया है वो ये भी है कि आप कितनी फंडिंग लेके आ रहे हैं, कितनी आप फंडिंग विन कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। और उन फंडिंग का अमूमन अच्छी जो अच्छी बड़ी फंडिंग होती है उनके अंदर अमूमन कुछ पीएचडी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो अब ये जो प्रोफेसर्स हैं ये ढूंढ रहे होते हैं ऐसे बच्चों को जो कि रिसर्च ओरिएंटेड हो, जो कि इन पीएचडी स्कॉलरशिप पोजीशंस को ले सकें। एक और खुशखबरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैंने देखा है जर्मनी के अंदर के लोग अक्सर प्रोफेसर जो है मेरी फील्ड में, खासतौर से लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा है और उन बच्चों ने टाइम पे पीएचडी कंप्लीट की है, अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी पब्लिकेशंस की हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यूके के अंदर भी मैंने देखा था कि ये तासुर अच्छा ही है, कोई इतना बुरा नहीं, क्योंकि मेरी पीएचडी और मास्टर्स यूके से थी। तो रिसर्च प्रपोजल नंबर वन, मास्टर सीरीज अच्छी करें, उसमें से रिसर्च प्रपोजल निकालें, प्रोफेसर्स को ढूंढें जो कि आपकी फील्ड के अंदर रेगुलरली पब्लिश कर रहे हैं, उनसे रब्ता करें और अपने प्रपोजल भेजें। और यहाँ से जो है आपका समझने की जर्नी शुरू हो जाएगा। फिर आपको खुद नॉलेज गेन होगी, प्रोफेसर क्या कहते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, उससे आप चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। एक दूसरी ट्राई हो सकती है कि आप यूनिवर्सिटीज को ढूंढ के उनके अंदर अपनी पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करें। उसमें भी अक्सर ऐसा मौका मिल जाता है आपको कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी ऐसे प्रोफेसर से कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपने खुद चूज नहीं किया तो किसी ऐसे प्रोफेसर से कनेक्ट कर देंगे जिसके पास इसमें कोई फंडिंग मौजूद है, जो इस एरिया के अंदर काम कर रहा है। तो ये एक दूसरा रूट हो सकता है कि आप बजाय से कि आप प्रोफेसर को रब्ता करें, आप डायरेक्टली एडमिशन अप्लाई करें और फिर वहां से वो आपको प्रोफेसर से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ये है कि आप प्रोफेसर से खुद रब्ता करें, अपनी कुछ रिसर्च करें, निकालें कौन लोग हैं जो पब्लिश कर रहे हैं,
और फिर इस तरह से आप स्कॉलरशिप की तरफ एंटर हो। अ, वैसे बहुत से स्कॉलरशिप्स एचईसी हो गई, और ये कि ऑनलाइन आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलती रहती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर अक्सर जो है ये प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं। जब कोई प्रोफेसर अपनी फंडिंग विन करता है तो ऑफ कोर्स वो फिर रिक्रूटमेंट के लिए अनाउंस करता है, तो उन पे नज़र रखी जाए और उनके थ्रू अप्लाई किया जाए। तो ये दो तीन तरीके हैं जिसके जरिए आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कह दूं कि ये मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने अपना होमवर्क अच्छा किया हुआ है, अगर वाकई आपको अपने फील्ड की नॉलेज है अपने मास्टर्स के बाद, सुपरफिशियल नहीं इन डेप्थ नॉलेज है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलना कोई बहुत मुश्किल काम ग्रेट। बहुत अच्छी खबर है। और अच्छा आपने ये भी बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो एक ओपिनियन है, माइंडसेट है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस शो की हैं। है। बिल्कुल। मैम साहब, आप जर्मनी में हैं, ये बताइए कि क्या जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है अगर हम इस कंट्री को टारगेट करते हैं, या स्कॉलरशिप्स पे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाते हैं? अ, अगर तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज इज़ अ मस्ट। ओके। समझ लेंगे 99% जो आपकी कंपनीज है, इंडस्ट्री है, वो रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसी शायद नादिर ऐसी आपको कुछ ओपनिंग शायद मिल जाए कि जहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करना है, तो शायद आपको जर्मन इनिशियली ज़रूरत ना पड़े। तो इनिशियली वो आपको ये कह के ले लेंगे चले आप आ जाइए और फिर सीखते रहिएगा। लेकिन अगर तो आप अपना सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो जर्मन लैंग्वेज लाजमी है। लेकिन क्योंकि आप पीएचडी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम्म। इनिशियली आप जो स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जर्मन लैंग्वेज खास से पीएचडी के लिए या एमएस रीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम के लिए जर्मन लैंग्वेज जरूरी नहीं है। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो, अक्सर लोग ए1 करके आ जाते हैं, तो ए1 सबसे फाउंडेशन और बेसिक लेवल की लैंग्वेज है, लेकिन वो भी मैंडेटरी नहीं होती अक्सर जगह। कुछ ने अगर कंडीशन लगाई तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एज फार एज आई नो इट्स नॉट मैंडेटरी। आप पीएचडी प्रोग्राम में इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आपको अबूर है तो हासिल हो सकते हैं आप। उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट आपको टोफल दिया है या आइल्स दिया है, वो उनकी अपनी प्रेफरेंस है, या हो सकता है कोई और दिया हो। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स इंग्लिश पे फिर आपको अबूर होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं और एकेडमिया से निकल के इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो फिर जर्मन लैंग्वेज के बगैर जो है वो कोई गुजारा नहीं है। सही। सब ये बताइए कि ऑनलाइन डॉक्टरेट प्रोग्राम आजकल बहुत ज़्यादा उनकी मार्केटिंग हो रही है, और स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं तो हम बिजनेस बैकग्राउंड के लोगों के साथ स्पेशली लिखा हुआ होता है कि अब डीबीए भी ऑफर हो रहा है। एड डी भी एक टर्म लॉन्च हुई है जो एजुकेशन में डॉक्टरेट कराते हैं, और कंसिस्टेंटली ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट बेसिस के ऊपर इनकरेज करते हैं कि अगर आप डॉक्टरेट डिग्री परस्यू करना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जा सकती हैं। और क्योंकि एक अलमिया ये भी रहा है कि हमारी करेंसी का गैप इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग स्कॉलरशिप तो रह लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पे रहना, वहाँ पे जाकर सेटल होना, फिर जॉब मिले ना मिले, बहुत सारे इस तरह के कंसर्न्स होते हैं। तो उसको देखते हुए ऑनलाइन की तरफ भी लोग गए हैं। लेकिन क्या इसकी सेम रिकग्निशन है? डू यू इनकरेज कि अगर ये भी चांस हो तो कर लेना चाहिए? एज अ लास्ट रिजोर्ट हो सकता है। वैसे अगर आप जो मेन ऑब्जेक्टिव देखें पीएचडी का, तो पीएचडी बेसिकली एक आपकी ट्रेनिंग है रिसर्च करने के लिए। पीएचडी सही। जिस तरह मैंने कहा कि एक आगाज है एक नई जर्नी का, ये इख्तिताम नहीं है हरगिज। बिल्कुल। तो ये आपको ट्रेन करता है कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाए, उसके लिए डेटा कलेक्ट किए जाए, उसके लिए अपना जवाब दिया जाए कि मेरा नतीजा ये निकला है तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। देयर इज अ सिस्टमेटिक मेथड, एक एक तरीका है पूरा, एक ऑर्गेनाइज किस्म का। वो आपको सिखाया जाता है। ये पीएचडी है। अब जो डीबीए है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। उसके अंदर जो रिगर है रिसर्च का, जो नॉवेल्टी है आपकी फाइंडिंग्स की, थेरेटिकल कंट्रीब्यूशन खास तौर से, वो इतनी रिग्रेस, इतनी स्ट्रांग नहीं चाहिए जितनी कि एक नॉर्मल आपके जो एकेडमिक पीएचडी उसके अंदर चाहिए। तो जो वो लोग जो कि एकेडमिया के अंदर ना जाना चाहते हो, पीएचडी करके अपने बिजनेस में रहना चाहते हो या इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो वो डीबीए जो है वो उनके लिए, या डीबी जो आपकी एजुकेशन, हो सकता हम्म। है। लेकिन अगर आप प्योरली एकेडमी में आना चाहते हैं, आगे जाके मुसलसल पब्लिश करना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू दिस पीएचडी। जहाँ तक बात है ऑनलाइन और ऑफलाइन को, तो अ, जिस तरह मैंने कहा कि पीएचडी के अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो वो आपको ये सिखाते हैं कि रिसर्च कैसे करनी है। उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत फर्क पड़ेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। जहाँ फर्क पड़ता है वो ये है कि सर, हम क्लासरूम के अंदर भी कहते हैं ना कि क्लासरूम के अंदर सिर्फ आप टीचर से नहीं सीख रहे होते,
बल्कि अपने जो कॉलीग्स होते हैं, जो स्टूडेंट आपके दोस्त होते हैं, उनसे भी आप सीख रहे होते हैं। उनके अंदर भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। हम्म। तो इसी तरह से जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं, आपके एक पीएचडी ग्रुप है जिसके अंदर कॉलीग्स हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, आपका एक रूम है जिसमें आप बैठे हैं बहुत से लोगों के साथ, नेटवर्किंग हो रही है, तो उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। उससे आपको लीड्स मिलती हैं कि मेरी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, मैं किस तरह से कंपनीज को कांटेक्ट करूं कि मैं जो हूँ डेटा कलेक्ट कर सकूं, और राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या गलतियां अवॉइड करूं, क्या टूल्स यूज करूं। ये सारी चीजें जो नेटवर्किंग के से मिलती हैं, ये शायद ऑनलाइन के अंदर इतनी आसानी से मैसर ना हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफ कोर्स फर्क तो है, चाहे आप टॉट प्रोग्राम को देख लें या रिसर्च को। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है फाइनल जो आपका आउटकम है पीएचडी का, विच इज अ ट्रेनिंग टू कंडक्ट रिसर्च, वो फाइनल आउटकम शायद इतना ना बदले, लेकिन जो जर्नी है आपका, जिसके थ्रू आप वो फाइनल आउटकम हासिल करेंगे, उसमें लाजमी फर्क पड़ेगा। अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में जाके कर रहे हैं तो उसमें बहुत सहूलत होगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छा ग्रूम होंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें फिर उसमें से मिसिंग होगी। फाइनल ऑब्जेक्टिव शायद आपको मिल जाए, आप जान जाए कैसे रिसर्च करनी है, लेकिन शायद थोड़ा सा वो दुश्वार हो और इतना रिच एक्सपीरियंस आपका ना हो सके जितना यूनिवर्सिटी के अंदर इन पर्सन जाके करने का हो। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बुक भी पब्लिश की है, आपकी पब्लिकेशंस में रही है, और अगर मैं उसका सिर्फ उर्दू में टाइटल उसको हम देखें तो वो ख्वाब जो आपको जगाए रखते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में जी। बात की। उसका टाइटल ये है, और बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन, मुझे अभी भी याद है, ब्लू ब्लू कलर की अच्छी सी डिज़ाइन सोफिस्टिकेटेड वर्जन के साथ जी जी। हम लोग हैं। सर, कुछ उसके बारे में बताइए। इंटरप्रेन्योरशिप को आप हमेशा से इनकरेज करते रहें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पब्लिकेशन का। अ, आप हम ये इस वक्त हम पॉडकास्ट के अंदर शामिल हैं। तो बुक जब मैंने पब्लिश करने का सोचा तो उसके पीछे असल मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था एंटरप्रेन्योरशिप, तो मुझे हम्म। अंदाज़ा होता था कि मगरबी दुनिया से तो बहुत सी आपको कहानियां मिल जाती हैं जिनको आप क्लास में सुनाते हैं और लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन वो मगरबी दुनिया की कहानियां वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं कर पाती जो कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मिलता है। मतलब है कि आप इतनी अच्छी अच्छी यूनिलीवर और जनाब टेस्ला और फेसबुक और एप्पल, इन सब की कहानियां पढ़ते हैं, जब आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी बिजली इतनी महंगी है, वहाँ पे जो है धोखाबाजी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट के मसाइल हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही नाकारा साबित होती हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी सोर्सेज हों कि जिसमें हम अपने पाकिस्तानी जो लोकल हीरोज हैं, जिन्होंने यहाँ पे रह के कामयाब बिजनेस किया है, उसको पब्लिश कर सकें और उनसे सीख सकें, बजाय इसके कि हम बिल गेट्स और जो है जैकमा और स्टीव जॉब से सीखें। तो इस सोच के तहत फिर मैंने लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू किया। तो मैंने पाकिस्तान, मतलब तमाम सूबों से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, केपीके से, सब जगह से जो कुछ कामयाब एंटरप्रेन्योर्स थे उनसे रब्ता किया। इसी तरह से जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात की। तो वो लाइव शो में किया करता था जिसके अंदर उनसे बात भी होती थी, और तमाम उनकी स्टोरी को मैं नोट करता था और उसके बाद उसमें से एक चैप्टर निकालता था। तो इस तरह से कोई मैंने 15-20 जो है वो सेशन किए, उसमें से चैप्टर्स निकाले और चैप्टर निकाल के कंपाइल किया उसको। उसका जो थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो फिर अलग से लिखा उन्हें स्टोरी के बाद, और उसको जमा करके एक बुक की शक्ल दी। अब एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो इट्स ऑल अबाउट एक्शन, जिसकी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, न सिर्फ कमर्शियल आस्पेक्ट पे बल्कि सोशल आस्पेक्ट के अंदर भी। क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ के अंदर जो है वो अपने हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, Of course, वो भी एक वजह है। लेकिन हम ये कहते हुए अपनी जो ज़ाती जिम्मेदारी वो बिल्कुल भूल जाते हैं। मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ, आप फेसबुक पे कमेंट्स देख लें लोगों के, अपने जो ग्रुप्स आपके यकीनन बहुत से बने होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अंदर चैट में देख लें, या किसी शादी में आप गए पाकिस्तान में और बैठे टेबल के ऊपर बातें हो रही हैं, तो उन बातों का मौजू अमूमन क्या होता है, वो ये होता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये तो करप्ट लोग हैं, ये तो ये कर रहे हैं, और ये कहना जाने कितने बुरे हालात हैं। और कभी भी बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो बोले हाँ यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, चलो यार मिल के करते हैं, लेट्स डू इट। तो जो लेट्स हम्म। डू इट वाली चीज है, ये कभी नहीं मिलती, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी बुनियादी मसला है पाकिस्तान का। जब तक हम लोग ऐसा होना चाहिए से ऐसा कर लेते हैं पे ट्रांसशिफ्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं बदल सकता। मतलब हम ये सोचे बैठे कोई मिसाया आएगा, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाएगा, जनाब अली वो आके कर देगा, नहीं। उनको हुकूमत तो हम पे ही करनी है ना जो खुद बदलना नहीं चाहते, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें आपको अपने आप को खुद बदलना हो। तो मेरी जो बुक की थीम थी उसके अंदर भी ये एक आस्पेक्ट बहुत नुमाया था
तो मैं ये मतलब एक एक मैसेज में उसमें ये दे रहा था कि ऑफ कोर्स कमर्शियल बुनियादों के ऊपर जो आप नई एक तख्लीक कर रहे हैं और उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, वो तो है, लेकिन सोशल साइड पे भी अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई नया मसला है जिसको आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना रहे, तो इवन ये एफर्ट भी एंटरप्रेन्योरशिप है। मतलब मैं उसमें ये भी मैंने कहा कि भाई जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक एंटरप्रेन्योर थे, नेल्सन मंडेला थे वो एक एंटरप्रेन्योर थे, बिकॉज दे न्यू देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड दे केम अप विद अ सोल्यूशन। तो एंड दे वर एक्शन ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सबसे पहला जो मैं समझने के लेसन देता हूँ बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ कि जनाब अली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट एक्शन। एक्शन एक्शन एक्शन। बातें तो आप हजार कर लेंगे, प्लान्स आप हजार बना लेंगे, बिजनेस मॉडल आप जबरदस्त फैंसी किस्म के बना लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्शन दैट्स वेयर द मेटल इज टेस्टेड। वहां पे फिर जो है ये चीज वाजे होती है कि कौन एंटरप्रेन्योर है और कौन नहीं है। तो एक्शन ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी है, और यही मैंने बुक के अंदर समझने के मैसेज कन्वे करने की कोशिश की उन तमाम इंटरव्यूज से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आगे एक वर्जन 2 करने का भी इरादा था, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बदले जो कि आपसे अलग खासे निश्चित में बात हुई है, तो उसकी वजह से फिर वो चीज़ बीच में रह गई। लेकिन ये कि मेरा इरादा है दोबारा इंशाल्लाह कभी ना कभी उसको दोबारा pick करके अगली topic करने इंशाल्लाह सर, व्हाई नॉट। एक्चुअली ये ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने पीएचडी के साथ ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया कि जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो अक्सर जगह पे बात आती है कि बहुत ही थ्योरेटिकल अप्रोच है, सिर्फ रिसर्च है, लेकिन आपने उस अपने एक्सपीरियंस को जो आपने रिसर्च बेस गेन किया था आपके पीएचडी के लर्निंग के एस्पेक्ट से, और फिर आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया प्रैक्टिकल लर्निंग्स की लाइव केस स्टडीज के साथ और उसको आपने बुक की शक्ल दी। तो ये जो ब्लेंडेड वर्जन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जी। बाहर यही देखते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री ये मिलकर काम करती हैं। इस वजह से आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साइड पे आप देखें या कंसिस्टेंट डेवलपमेंट हमें होती हुई नजर आती है। मे बी मेरा जाविया शायद गलत हो, लेकिन मैंने यही ऑब्जर्व किया है जो भी मैंने पढ़ा है बाहर जो काम किया है जो इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब, यंगस्टर्स को आप जैसे लोगों के मैसेजेस की, मोटिवेशन की, एक जिसको हम कहते हैं रूहानी उनसियत, एक तालीम तो एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू हम सिर्फ किताब से नहीं पढ़ाते, उसके अलावा भी उससे बढ़ के भी हम उनके सामने कुछ प्रेजेंट होने की कोशिश करते हैं। आप उनमें से एक टीचर हैं। सो मैं चाहता हूँ बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन आप यूथ से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे जो उनको मोटिवेट भी करे और उनका जो विजन है लाइफ में सिर्फ रेस ना हो, कुछ और भी हो। बहरहाल आप डेफिनेटली सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज गो अहेड। जी थैंक यू। इसके अंदर दो तीन बातें हैं जो मैं करूंगा, और ये कि फिर इसको कन्वर्ज करूंगा किसी एक पॉइंट के ऊपर। पहली बात तो ये कि अ, थोड़ी सी तहामुल मिजाजी चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि जनरेशन का फर्क है। जो एक्सपीरियंस होता है वो सीख चुका होता है चोटे खा के, जो नया होता है वो रिस्क लेना चाहता है, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्योंकि हम्म। अगर आप बहुत ज़्यादा डरते रहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क लेंगे तो भी शायद फेलियर रेट आपका ज़्यादा हो। तो एक दरमियानी राह हो, तहमुल मिजाजी हो। तो हमारे जो यूथ है सबसे पहले तो वो ये समझ ले कि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता। चीज़ें वक्त लेती हैं, और उस तक पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंटली जो है स्लो एंड स्टडी चलना पड़ता है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है आजकल कि जो नस्ल है, क्योंकि वो बहुत क्या कहना चाहिए कि तहमुल मिजाजी उसमें कम है और बहुत जल्दबाज है, जल्दी नताइज लेना चाहती है। उसकी वजह से होता ये है कि वो बहुत जल्दी स्विच करते हैं किसी एक चीज़ से दूसरी पे, दूसरी पे तीसरी पे। और मैंने अपनी ज़िंदगी से जो एक चीज़ सीखी है वो ये कि कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी एक कुंजी है कामयाबी की। बहुत सी कुंजियां हैं लेकिन उससे एक कुंजी मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्टेंसी है। कि आप हम्म। एक चीज के अंदर इतने अच्छे एक्सपर्ट हो जाएं, इतना कुछ जान लें कि फिर आपके मुकाबले में कोई ना हो, और आप उसके अंदर नए नए फिर आइडियाज निकाल के उसको कमर्शलाइज भी कर सकें ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको थियोरेटिकल उसमें से नई चीजें निकाल सकें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। इधर उधर मुसलसल बार बार स्विच करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये कि थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, वक्त की पाबंदी का ख्याल होना चाहिए। वक्त की अहमियत का ख्याल होना चाहिए जो हम ज़ाय करते हैं। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा जो है आपको सैर व तफरी और खेल और तफरी जो ज़रूरी है,
लेकिन ये कि डिसिप्लिन चीज़ों के अंदर बहुत जरूरी है। एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चा है बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो मुल्क में, पाकिस्तान में रहते हुए वो इतना कुछ नहीं कर पाता कि जब एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वो बाहर आता है, यूएसए जाता है, यूके जाता है, जर्मनी जाता है, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जाता है, तो वहां पे जाके वो इस तरह निखर के निकलता है सामने कि लोग हैरान होते हैं। मुझे आज खुद भी हैरान होता है कि यार मैं इस काबिल था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एक अनडिसिप्लिन सिस्टम से एक बहुत ही डिसिप्लिन सिस्टम के अंदर आ जाता है। और जब वो जैसे ही डिसिप्लिन सिस्टम के अंदर आता है, टैलेंट तो उसके पास है, नॉलेज तो उसके पास है, एप्टीट्यूड एक्सपर्टीज उसके पास है, वो जैसे ही एक डिसिप्लिन सिस्टम में आता है, वो जो मिसिंग इंग्रेडिएंट था, वो जो मिसिंग जुस था, उसका वो मिल जाता है। और जैसे ही वो मिलता है, वो मुसलसल कामयाबी के चंडे काटना शुरू करता है। तो डिसिप्लिन जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है, वो अपनाया जाए। और एक आखिरी बात ये है कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हर चीज़ का एक मकसद होता है। अगर आप पीएचडी करना भी चाह रहे हैं तो अपना मकसद वाजे रखें कि आप करना क्यों चाहते हैं, आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, इससे आप क्या हासिल करेंगे। तो एक चीज़ हमारे जहन में रहे कि एवरीथिंग शुड हैव अ पर्पस। हर चीज़ का एक मकसद होना चाहिए। हमारी जिंदगी का भी एक मकसद है। हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? क्या सिर्फ पैसे कमा के और इंजॉय करके चले जाना है? ये बात दुरुस्त नहीं है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सोशल वर्कर हो, चाहे आप पीएचडी के लिए परसू कर रहे हो, इन तमाम चीजों के पीछे एक एक बड़ा मकसद होना चाहिए, एक ग्रेटर पर्पस होना चाहिए। अगर हम दीनी नुक्ता नज़र से देखें तो ऑफ कोर्स हमारा ग्रेटर पर्पस ये है कि हमको कामयाब होना है, इस दुनिया के इस इम्तिहान में कामयाब होना है, और आखिरी अगला जो मरहला है उसमें दाखिल होना है, जन्नत का उसूल है। लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, ओवरआर्चिंगली। लेकिन उसके अंदर हमको थोड़ा सा ग्रैन्युलर लेवल पे भी सोचना है कि मेरी अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, इस रोशनी में कि मेरे अपने टैलेंट्स क्या हैं, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं किन लोगों को जानता हूँ, और ये तमाम चीजें इस्तेमाल करके मैं किस तरह से माशरे के अंदर मस्बत तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे शायद वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे काम करें, कुछ चाहेंगे कि वो लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए काम करें, कुछ होंगे वो चाहेंगे कि शायद बच्चों को मैं तालीम दे सकूं, हो सकता है कुछ एनिमल राइट्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो अपना मकसद तलाश करें, अपना मकसद जहन में रखें, और फिर आप जो भी जर्नी इख्तियार करें उसको उसके साथ अलाइन करते जाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक वक्त था अपनी जिंदगी का मकसद ही तय किया कि मैं पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए काम करूंगा। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने उस रुख के अंदर सोचना शुरू किया, तो यकीन जानिए कि मेरे लिए वो राहें हमवार होती चली गई। मेरा आईबी में जो आना हुआ वो उस मकसद को सेट करने के बाद ही आना हुआ। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आना उसके बाद हुआ। फिर आईबी के अंदर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, और दूसरे और से ऐसे वेंचर किए जिसके अंदर बिजनेसेस निकले, उससे जॉब्स निकली, और उससे और बहुत से इस तरह के काम हुए। आजकल मैं एक हुनर दस्ता खान के नाम से एक एफर्ट के अंदर इन्वॉल्व हूँ अलहमदिल्ला, जिसमें हम पाकिस्तान की जो यूथ है, जो अंडर यूथ है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारा एक बैच निकला है हुनर फाउंडेशन, तो वो अच्छी जगहों के ऊपर इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। एक दूसरा भी हमने बैच स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग के लिए, फेडरल बी एरिया के अंदर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपना मकसद तलाश कीजिए, एक ग्रेटर पर्पस के लिए काम करें। आपको एक इस अपनी जिंदगी के बाद आगे जाके जवाब देना है। एक भी उसका रुख ये है, दूसरा रुख उसका ये है कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आपको सोसाइटी में रिटर्न करना है वो कुछ जो कि आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए मिला है। तो ये चीज लाजमी होनी चाहिए एट द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ। ग्रेट सर, ये तो मतलब कंक्लूसिव कमेंट्स ही इतने अच्छे हैं कि मैं इसके बाद कुछ कहने की पोजिशन में ही नहीं हूँ। इतना वेल एलिब्रेटेड आपने बताया, और माशाल्लाह से आप खुद अपनी जब स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि आपने किस तरह से इसके अंदर अपनी लाइफ का एक मकसद चुना, उसको लेके चले और अभी तक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम ये देखते हैं ना कि जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हमारा मकसद जो है ना वो उनकी सक्सेस हो जाता है। ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि लोग जब सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारा मेन पर्पस मेंटोरिंग का, जो इस पॉडकास्ट और फिर आगे इससे रिलेटेड और भी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी, वो यही है कि कोई कैद ना हो किसी भी एक्सपीरियंस प्रोफेशन से। अगर किसी यंगस्टर ने बात करनी है, कुछ पूछना है, तो उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर आकर वो कोई सवाल पूछ सकें और उनको कोई मशले राह मिल सके, कोई गाइडेंस मिल सके। जी इसी माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे इसमें। आई मीन सर, सो काइंड ऑफ यू नजम साहब, आपने टाइम दिया। और बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया। अ, इसी प्रोडक्टिव बात के साथ कंक्लूड करते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप सब सामीन से मुलाकात होगी। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।